जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और इसमें आपके प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंबाइन किया गया है, संभावित प्रश्न भी किया गया है। और ये 30 महत्वपूर्ण आपके तैयारी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट यह सेशंस होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को 30 में से कितना स्कोर हो रहा है, ये भी आप लोगों को कमेंट कर एंड में ज़रूर बताना है। तो चलिए, बाकी सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहे हैं आपके पात्रता परीक्षा के, तो यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। किस प्रकार से पिछले बार जो है टफ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी देखेंगे, समझेंगे और आपका फीडबैक भी जानेंगे। प्रश्न यहाँ पे साथियों कि भारत सरकार द्वारा इनकोस पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 1953, 57, 60, 62। अगर आपने प्रीवियस पेपर का जो सॉल्व हमने किया है, लगभग 15 पेपर से ज़्यादा हमने सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, तो ज़रूर सॉल्व पेपर ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। तो भारत सरकार द्वारा यूनेस्को पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सभी लोग बताइएगा। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा, अगर आपने सॉल्व पेपर देखा होगा। तो हम बात करेंगे 1962। जी हाँ दोस्तों, 1962 इज़ द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। 1962 की बात करेंगे साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलोर पर स्थित है। इसके साथ ही आपका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। रियद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध या नागार्जुन बांध। सभी कमेंट कीजिएगा साथियों। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। इसी प्रकार के इसी लेवल से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है भारत के किस राज्य पर है, वह पंजाब है दोस्तों। पंजाब राष्ट्र में स्थित है और पंजाब का नाम मतलब भाखड़ा बांध। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो गुरुत्व, यहाँ पे गुरुत्व बांध, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाखड़ा बांध परियोजना है जो कि किस नदी पर बनी हुई है, ये आपके सतलज नदी पर बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान देना, किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों 216 मीटर के आसपास है। और इस बांध पर विद्युत शक्ति पावर पॉइंट भी लगे हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है। जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र हो गया। तो इनमें से एक गैसीय भू रासायनिक चक्र की बात हो रही, सभी लोग बताइए। देखिए, जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। अब देखिए फास्फोरस चक्र, ये आपको अलग ही दिख रहा है, क्योंकि गैसीय जो भू रासायनिक चक्र, तो जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र आपका रासायनिक चक्र में नहीं आता है, ठीक है। चलिए सभी लोग समझ गए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात आपको बताना है। जी हाँ, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात, गोगक, कुंचिकल, शिव समुद्रम, येना। आप लोगों को पता होगा इसरो संबंधित वर्ल्ड वाइड जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रैक्टिस सेट होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात सभी लोग बताइएगा। तो सबसे ऊंचा जो भारतीय जलप्रपात होता है वह दोस्तों होता है आपका कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात ये कहाँ पे, कर्नाटक पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के एक पड़ता है शिमोगा जिला। कौन सा पड़ता है साथियों, शिमोगा जिला पड़ता है, वहाँ पर यह स्थित है। और इसकी लगभग दोस्तों 450 से 455 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है। और किस नदी पर, बराही नदी पर स्थित है। किस पर, बराही नदी इज द राइट आंसर। अगला, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित हो जाता है। टेनिस, बॉलीवुड, कुश्ती, तैराकी। हर एक पेपर में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। तो ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट में आपके जो होंगे लगभग 30 से 40 दिन यह आपका टाइम बचा हुआ है। 1 महीने प्रैक्टिस सेट होगा और 1 हफ्ते फिर मॉडल पेपर आपके मॉक टेस्ट होंगे।
तो बटरफ्लाई स्टॉक जो है आप स्टॉक किस खेल से संबंधित हो जाता है, सभी लोग बताइएगा। तो बटरफ्लाई स्टॉक ये आपके तैराकी से संबंधित होता है। किससे दोस्तों, ये तैराकी एक तकनीक होती है जिसे बटरफ्लाई स्टॉक बोला जाता है। और तैरने में आप देखते हो कि दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों हाथों से आगे बढ़ा जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं बटरफ्लाई दोनों तितलियाँ चलती हैं, दोनों पंख चलते हैं, उसी प्रकार तैराकी में दोनों हाथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चांगपा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान का नाम बताना है। यानी चांगपा जो जनजाति है अपने भेड़ बकरी को जिस डेरे पर रखते हैं उस स्थान का नाम छप्पर है, घाटी है, लेक या सेका है। यह आपके पिछले ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझकर कमेंट करना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लेक। जी हाँ दोस्तों, चांगपा जो है अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, उस स्थान को लेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। तो ध्यानपूर्वक सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड टीचर्स को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर। तो पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसका जो है आवश्यकता होती है, तो हमारे आहार में जो है फाइबर जो होता है महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट की एक प्रकार ही होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है वही प्रकार होता है। जैसे अनाज, फल, सब्जियों ये सारे में फाइबर पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार होता है जो हमारे शरीर में पानी और फाइबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के अलावा भी पानी और फाइबर की, देखिए क्योंकि पोषक तत्वों के अलावा दिया गया है, तो वसा, प्रोटीन ये हमारे पोषक तत्व हो जाते हैं। और पोषक तत्वों के अलावा फिर आपका क्या होता है, फाइबर, जो कि एक आपके कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा होता है, भाग होता है। अगला प्रश्न है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह उद्योग कौन सा है, सीमेंट है, उर्वरक है, हैकरदा है या अखबारी कागज है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, अक्सर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि नेपानगर की जब भी बात की जाती है तो नेपानगर मतलब अखबारी कागज। जी हाँ साथियों, नेपानगर अर्थात मध्य प्रदेश में 1955 में भारत का सर्वप्रथम अखबारी कागज़ का निर्माण कारखाना बनाया गया था। तो कहाँ है, नेपानगर मध्य प्रदेश में है। कब किया गया था, 1955 में। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्रीन आउटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादित का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। तो ग्रीन आउटिंग का अर्थ आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, अर्थात प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति की बात हो रही। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि पिछली बार जो है आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था, 240 किलो, 300 किलो, 360 किलो या 400 किलो हो जाता। तो भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान बताना है। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, वो होगा दोस्तों 360 kg, 360 kg। जी हाँ, जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, इसका प्रक्षेपण का जो द्रव्यमान था वह 360 kg था। तो ये भी सारे माइंड की मेमोरी में एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ें आपको नोट करते जाना है। अगला प्रश्न जो कि और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आइए समझते हैं कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी कहलाती है, डल, चिल्का, पुलिकट या मानसरोवर। देखिए आपने चिल्का पुलिकट दोनों पढ़ा होगा, लेकिन भारत की प्रसिद्ध लैगून झील की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के चिल्का में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील कहलाती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। ये खारी पानी, जो खारा पानी होता है ना, नमकीन, ये लैगून झील कहलाती है। और जो आपका पुलिकट झील है ना, पुलिकट जो झील कहलाती है, ये आपके तमिलनाडु पे एक झील है, जो कि लैगून झील का एक उदाहरण लिया जाता है
कि लैगून झील जैसे पुलिकट हो गया। लेकिन प्रसिद्ध अगर की बात आती, प्रसिद्ध शब्द दिया गया है तो चिल्का झील करना है। अगर दिया गया कि भारत की जो है लैगून झील का उदाहरण इनमें से कौन होगा तो फिर पुलिकट करना है। तो उदाहरण के रूप पर पुलिकट दिया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध आपका चिल्का ही है। अगला है कि जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? लौह ऐश के लिए, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं जो जादूगोड़ा खाने की प्रसिद्ध हैं, खान मतलब होती खदानें, किसके लिए? आपके यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये झारखंड पर स्थित है और यूरेनियम के जो प्रमुख अयस्क होते हैं वह आपके जैसे थेरियानाइट हो गया, पिंच ब्लेड हो गया, सामारिस्काइड हो गए, ये सारे होते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कि धारवाड़ के शैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम है। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना। देखिए, अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज होता है। क्या है? अभ्रक जो होता है बहुउपयोगी खनिज होता है, जो आपके आग्नेय और कांति चट्टानों के रूप में यह पाया जाता है। तो कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पश्चिमी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। हॉट स्पॉट ये ऐसा शब्द है जो एक प्रश्न इससे आएगा, ध्यान रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। तो भारत का पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जो होता है ये हॉट स्पॉट माना जाता है, यानी अति क्रियाशील स्थल। जो अति क्रियाशील स्थल होते हैं उसी को ही हॉट स्पॉट माना जाता है। तो पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। और इसके साथ पूर्वी हिमालय भी आता है, अगर क्योंकि पश्चिमी हिमालय ऑप्शन में दिया गया, अगर पूर्वी हिमालय दिया रहे या पश्चिमी घाट तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा। अगला कि तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड या पीट। तो आप सभी लोग जानते हैं तापीय विद्युत को अगर पैदा करना है तो एंथ्रेसाइड कोयला का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें क्योंकि एंथ्रेसाइड में कार्बन का जो अंश होता है वह अधिकतम होता है और जल का अंश क्या होता है? कम होता है, इसलिए एंथ्रेसाइड का उपयोग किया जाता है। अगला, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों अक्सर बढ़ रही हैं? इसका रीज़न क्या है? वार्षिक वर्षा में वृद्धि, बांधों में गाद अधिक जम जाना, यानी कि नीचे जो है मिट्टी कचरा वो अधिक जम जाता है जिससे जल स्तर बढ़ जाता है ऊपर, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? उत्तर भारत में जो बाढ़ की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं, आपने देखा होगा, ये अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि के कारण होता है। और हाल ही में आपने देखा होगा गंगा के मैदान में भी बाढ़ की आवृत्ति में तीव्रता पाई गई थी। तो वृद्धि का मुख्य कारण तराई वनों की कटाई, जो तराई वन की कटाई अक्सर हो रहा है उसी का यह रीजन है। अगला, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 96, 99, 2006, 2010। देखिए, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अगर पूछा जाता है तो आपको किस ऑप्शन में करना है? तो 2011 से लेके 2010 तक चला है। तो इसमें से 2010 जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया है, दशक माना गया है। 2011 से 10 तक ये दशक माना गया है और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 के रूप में माना गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समूह, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान सीमित, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ISRC। तो जो इसरो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इस नाम से समिति, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में INCOSPAR। और आप सभी लोग जानते हैं भारत सरकार ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के दृष्टिकोण पर यह स्थापित किया था। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है कि निम्न रेशों से कौन पौधे के तनों का उत्पाद नहीं होगा? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, कई बार पौधे के तनों से एक प्रश्न रखा हुआ है, याद रखिए। कपास के फल की जो रुई निकाली जाती है ये आपका तने का उत्पाद नहीं होगा क्योंकि फल से निकाली जाती है। बाकी सन, जूट, पटसन ये तने का उत्पाद होता है।
और कपास होता है, ये फल होता है, फल में रुई निकलती, इसलिए कपास यहाँ पे तना वाला ऑप्शन नहीं होगा। किस रोग का नाश हो चुका है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मम्पस, खसरा, चिकन पॉक्स ये अभी चल रहे हैं, लेकिन स्मॉल जो पॉक्स है उसका नाश हो चुका है। स्मॉल पॉक्स जिसे हम छोटी माता कहते हैं। अब आप देखेंगे छोटी माता रोग जो है बहुत कम होते हैं। एक संक्रामक रोग हुआ करता था जिसका अब नाश हो चुका है, यह वेरोला विषाणु द्वारा हुआ करता था, स्मॉल पॉक्स। अगला प्रश्न, चिपको नारा पक्ष की स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? अब देखिए पहले क्या पूछा जाता है, चिपको आंदोलन किसने दिया। अब इसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए कि जो चिपको नारा है वह पर्स की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था। अब गढ़ा शब्द दे दिया गया है, यानी कुछ वैरायटी तो लाई गई है, करने का मतलब सुंदरलाल बहुगुणा ही होगा, ठीक है। और ये नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया है। और सभी लोग जानते हैं 1970 के दशक में वनों को बचाने के लिए एक संगठित चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुई थी। और इसके साथ सुंदरलाल बहुगुणा के साथ चंडी प्रसाद भट्ट का भी नेतृत्व आता है, नाम आता है, लेकिन सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे। अगला है, नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? आदमी के खून, क्योलिक्स, फलों के या जोंक के? जो एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज मच्छर होते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि नर एनाफ्लीज मच्छर होते हैं वह खून से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते। ये करते हैं? सभी लोग बताइए। फूलों से और मधु से करते हैं, सुगंध करते हैं। देखिए जो खून क्यों पीते हैं, वो मच्छर पीते हैं जो गर्भवती होती हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वे अपने बच्चों को पालने के लिए खून का सेवन करती हैं। तो केवल नर नहीं, नारी जो मच्छर होती हैं वही खून का सेवन करती हैं जो गर्भवती होती हैं, ये याद रखिए। बाकी नर एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो फलों के मधु के जो है सुगंध को ग्रहण करता है। इनमें से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? अब राजनीतिक विधायिका दे दिया गया है, तो राजनीति जो विधायिका क्या वह जिला न्यायाधीश से है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्री या पुलिस अधीक्षक हो जाए? तो राजनीतिक विधायिका जो शब्द है आप सभी लोग जानते हैं वित्त मंत्री से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिला न्यायाधीश रक्षा मंत्रालय के हो जाएंगे, सचिव और पुलिस क्या हो जाएंगे? सभी लोग बताइए। पुलिस अधीक्षक भारत की विभिन्न सेवाओं के पदस्थ अधिकारी होते हैं, लेकिन राजनीतिक विधायिका में आपका वित्त मंत्री आ जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुसूची में दल बदल कानून भी बनाया गया है, और वह आपकी 10वीं अनुसूची में किया गया है। और अक्सर आपने बिहार में देखा होगा कई बार, ये 1985 में इसको जो है शामिल किया गया है। संविधान की जो 10वीं सूची है उसमें दल बदल कानून समाहित किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 54, 57, 60, 63 में? सभी लोग बताइए, सोच समझ कर बताइएगा। तो पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह जिस वर्ष सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित किया गया है वह हमारा कहलाता दोस्तों कौन सा होगा? 1957 इज़ द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन 101% पाना है, प्रिपरेशन में लग जाइएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। खाली स्थान रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? किस रिट का अर्थ होता है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति इसको न्यायालय में पेश किया जाए? और वह अर्थ होता है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत किया जाए, और यदि न्यायालय मामले को अवैध पाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होता है। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची का विषय है? संघ सूची, वैश्विक सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? तो आप सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो जो है ये किस विषय का हो जाता है? तो ये आपके संघ सूची का विषय हो जाता है, क्योंकि केंद्रीय पुलिस बल, सेना, अर्धसैनिक, संघ जांच ब्यूरो ये संघ सूची के विषय सारे होते हैं। भारतीय संसद को क्या बोला जाता है? 1 सदनी, 2 सदनी, 3 सदनी, या इनमें से कोई नहीं? जो भारतीय संसद है उसको क्या बोला जाता है? तो भारतीय संसद को 2 सदनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है?
दो सदनी व्यवस्था इसलिए हो जाता है क्योंकि उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया है और भारत सरकार ने 1919 में इसका जो है द्विसदनी का आरंभ किया गया। कब किया गया? 1919 में भारतीय संसद के दो सदनी, पहला इसमें से बड़ा राज्य होता है राज्यसभा, उच्च सदन बोला जाता है, और निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। अगला प्रश्न समझिएगा कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित, व्यवहारिक पक्ष के, विषयों के समन्वित, इकाई के। तो एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत पर होना चाहिए वह सिद्धांत आपका जीवन भी होगा, व्यवहारिक पक्ष भी होगा, विषय की समन्वित इकाई भी होगी, क्योंकि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। तो ये सभी सिद्धांतों पर होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ। तो एकीकृत उपागम की जब व्यवस्था होगी तो उस पर उस समय क्या ध्यान दिया जाएगा कि विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित किया जाए, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाए, मंदबुद्ध एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी होगा। देखिए, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देंगे? सभी लोग बताइए। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने में, या मंदबुद्ध पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को, या उपरोक्त सभी को करेंगे। सभी लोग बताइएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ पर्यावरण में, इन्वायरमेंट स्टडीज में 30 में से आपके कितने स्कोर सही है ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।